आपके चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री 11th क्लास तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता देखना है हमें। यहाँ पे पहले तो आवर्त सारणी होती क्या है। तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब कि तत्वों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के बाद जो सारणी तैयार होती है उसे क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर समूह में रखा गया है। ये चीज़ें आप जानते हो पहले से ही। हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं उसकी क्या थी। सन 1800 तक मात्र 31 तत्वों के बारे में हमें पता था। सन 1865 तक लगभग 63 तत्वों के बारे में हमें पता चल चुका था। वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और वैसे ही और भी तत्वों की खोज अभी चल रही है। तत्व एवं उनके यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग करना बहुत मुश्किल था, इसलिए आवर्त सारणी की खोज की गई। आवर्त सारणी की खोज किस लिए की गई कि अलग अलग तत्व, उन तत्वों के अलग अलग गुणधर्म, अगर उन तत्वों से मिलकर अलग अलग यौगिक बनाए जा रहे तो सबके गुणधर्म अलग अलग होंगे और उन सब को खोजने में, उन सब को अच्छे से पढ़ने में हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इसलिए किसकी खोज की गई, आवर्त सारणी की खोज की गई। सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, लेवोजियर ने किया था। किसके आधार पर, धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था। लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बाद में परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक है, डॉबर्नियर, न्यूलैंड, लोथर मेयर एंड मैंडलीव, और साथ ही साथ यहाँ पे नाम आता है हेनरी मोसले। देखिए यहाँ पे डॉबर्नियर ट्रिक, या क्या बोल सकते हो तुम, डॉबर्नियर ट्रायड्स। डॉबर्नियर ट्रिक में क्या नियम था, इन्होंने समूह के 3 तत्वों को ले लिया था और जो आजू बाजू के तत्व थे वो उनका औसत बीच वाले तत्व के बराबर में आता था। देखो, डॉबर्नियर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया और ऐसे त्रिक समूह कुछ ही तत्वों में लागू है। इन्होंने 3-3 तत्वों का ग्रुप ले लिया, लेकिन ये जो नियम था इनका, डॉबर्नियर का जो त्रिक का नियम था, 3 का नियम था, ये कुछ कुछ तत्वों में ही लागू हो रहा था। देखते हैं हम कौन कौन से किस टाइप के तत्व हैं। देखो यहाँ पे ये जो नियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ पे ये नियम लागू हो रहा था कि हमारा जो मध्य का तत्व था इनके औसत के बराबर आ रहा था। सेम कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनमें भी जो मध्य का तत्व था लगभग समान आ रहा था, ये और ये। सेम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों एक ही समूह के तत्व हैं और इनका भी जो 81.25 और ये 80 के लगभग समान आ रहा था। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ये नियम पालन हो रहे थे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं हो रहे थे। कहाँ पर नहीं हो रहे थे, ऐसे बहुत सारे हैं, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, देखिए हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये तीनों भी एक ही ग्रुप के तत्व हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का पालन नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है लेकिन एक्चुअली में 7 है लिथियम। सेम ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्शियम एंड जो सल्फ़र है, सल्फ़र का हमारा लगभग 47.5 आ रहा है लेकिन एक्चुअली में ये 32 है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का पालन नहीं हो रहा था, तो हमारे डॉबर्नियर के त्रिक का नियम यहाँ सब जगह पे फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसे हटा दिया गया। सेकेंड नियम देखो क्या है, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड ने यह नियम कब दिया था, 1864 में। इसे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने तत्व के परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम सबने तत्वों के जो परमाणु भार थे उन्हें वर्गीकरण में लिया, तो इन्होंने भी वही किया। यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान होते हैं।
उन्होंने क्या बोला कि जो प्रत्येक पहला तत्व और जो आठवां तत्व आएगा एक समूह में, उन दोनों के गुणधर्म समान होंगे। तो ये तत्व भी जो थे कुछ तत्वों के लिए लागू हो रहे थे, कुछ के लिए नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक पहला और जो आठवां तत्व रहेगा वो एक दूसरे के, उनके गुणधर्म एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये हमारे संगीत के सुरों के आधार पर देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो संगीत के जो सुर है सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा मतलब कि सात पहला और आठवां दोनों समान आएंगे। देखो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों के गुणधर्म सेम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। वैसे ही ये सारे के सारे समूह के गुणधर्म समान आएंगे। लेकिन उस समय तक क्या निष्क्रिय गैसों के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। इस आधार पर वह सभी गैसों को वर्गीकृत नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारा निष्क्रिय गैस मैन है, जो कि हमारे 18वें ग्रुप में आता है, समूह में आता है, उसके लिए ये इन्होंने खोज नहीं की थी, तो इस नियम को भी नकार दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव के आवर्त नियम में देखिए क्या है। मेंडलीव ने तत्वों के रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भार से संबंधित किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी सेम सबकी तरह किया कि जो तत्व हैं उनको परमाणु भार के आधार पर रखा। इन्होंने क्या बताया, तत्व के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन में होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मेंडलीव के आवर्त का नियम कहा जाता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती होते हैं। जैसे जैसे उनके तत्वों के गुणधर्म बदलेंगे वैसे वैसे परमाणु भार बदलते जाएंगे, ये उन्होंने बताया। इन्होंने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर समस्त तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया। हेनरी मोसले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्व का परमाणु क्रमांक उन तत्वों के परमाणु को दर्शाने में अधिक सक्षम है। अब हमारे जो साइंटिस्ट है वो कौन है, हेनरी मोसले। इन्होंने क्या बताया, तत्वों के परमाणु भार की अपेक्षा अगर हम परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा अगर हम परमाणु क्रमांक का उपयोग करते हैं तो हमारी जो आवर्त सारणी है वो सही होगी, सही मानी जाएगी। तो देखो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था, हेनरी मोसले ने। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आधुनिक आवर्त नियम। ये हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। हेनरी मोसले ने क्या किया था, हेनरी मोसले ने आवृत्ति रूट में आवृत्ति और जो परमाणु क्रमांक है उन दोनों के बीच का आलेख बनाया था, जो कि एक सुरेख रेखा प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक हमारे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके गुणधर्म में भी बदलाव आ रहे हैं। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। मेन पॉइंट है हमारा कि हमारी आवर्त सारणी किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो परमाणु क्रमांक पर। ये सारी चीज़ें आपने 10th में बेसिक लेवल पे सीख चुके हैं। यहाँ पे हमें एक अपना बेस क्लियर करने के लिए इतना पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। सॉरी, यहाँ पे वर्ग नहीं, यहाँ पे आवर्त कर लेना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल कितने ये सही है जो भी है, कि इनमें कितने थे, 8 वर्ग थे। उन्होंने क्या बताया कि आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। देखो यहाँ पे तत्वों की संख्या, पहला जो आवर्त होता है हमारा वहाँ पे कितने होते हैं, 2 तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तीसरे में भी 8 होते हैं। चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में अभी खोज और चालू है, जब तक अभी तक 32 तत्व आ चुके हैं। आई थिंक इतना पता चल गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है, सिंपल सा है। पहला जो तुम्हारा आवर्त होता है वहाँ पे टोटल कितने 2 तत्व होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में सेम 8 तत्व होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लघु आवर्त तत्व। और यहाँ पे देखो चौथा और पांचवा दोनों में सेम है, 18 तत्व हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त। और छठे में कितने हैं, 32 है, जिसे क्या कहा जाता है, अति दीर्घ आवर्त। और सेम
सातवां जो है, सातवां आठवां जो हम मानते हैं नॉर्मली, इसमें अपूर्ण आवर्त है, मतलब कि ये आवर्त हमारी पूरी नहीं है, भविष्य में आगे इनकी खोज जारी है। देखिए मैंडलिफ ने उस समय अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़कर नए खोजे जाने वाले तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। देखो मैंडलिफ इतने अच्छे थे, इन्होंने इनके पास इतना अच्छा तत्वों का ज्ञान था कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले तत्वों के लिए कौन सा स्थान सही रहेगा। तो इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करके जो रिक्त स्थान कुछ कुछ छोड़ दिए थे, तो उन तत्वों के लिए छोड़ दिया था, उनके गुणधर्मों के बारे में पता लगा के। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आवर्त सारणी में वर्गों का क्रमांक 1 से 18 तक होता है। टोटल हमारे इस तरीके से 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग, जिन्हें समूह भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और 7 जो आवर्त होते हैं पंक्ति क्षितिज में होते हैं। ये हमारे 7 होते हैं और ऐसे हमारे टोटल 18 होते हैं। देख लीजिए पहले यहाँ पे आवर्त में ही टोटल 7 हो गए। टोटल 7। पहले आवर्त में 2 तत्व कहाँ से होते हैं? हाइड्रोजन से हीलियम तक। सेकंड में 8 तत्व होते हैं लिथियम से नियॉन तक। थर्ड में हमारे 8 तत्व होते हैं सोडियम से आर्गन तक। चौथे पाँचवें में टोटल 18 तत्व है। चौथे में कितने? पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। फिर सिक्स्थ जो हमारा कौन सा आ गया? फिफ्थ जो आ गया रुबेडियम से जेनॉन तक। फिर वैसे ही 6 नंबर, फिर 7 नंबर, सारे के सारे क्या हो गए? आवर्त आ गए। देखो अभी तक क्या है? 28 तत्व इसमें अभी तक हैं एनसीईआरटी के अनुसार। अभी खोज आगे जारी है। यहाँ पे टोटल हमारे जो वर्ग होते हैं कितने होते हैं? 18 होते हैं। वर्ग या समूह कुछ भी बोल सकते हो तुम। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिसे वर्ग कहा जाता है। तो वो 18 टोटल हैं कितने? देखो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। ठीक है, और वहीं इस साइड से जाओगे तो इस तरीके से ए, इस साइड से जाओगे तो बी। तो 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड जो है हमारा 7B। 7 वर्ग है दोनों ए और बी दोनों में। तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। ओके, देखो यहाँ पे 14 हो गए। हमारे बचे कितने? अब 4 और बच गए। तो देखो यहाँ पे जो 8वां ग्रुप है, 8वें ग्रुप में हमारे कितने? टोटल 3 वर्ग हैं। जैसे ये हमारा बीच में हमारा ये 8वां ग्रुप आता है, इसमें टोटल 3 ग्रुप है। तो 3 वर्ग हो गए यहाँ पे। 14, 15, 16, 17 कंप्लीट हो गए। और एक जो हमारा कौन सा है? 18वां वर्ग जो लास्ट में है। ठीक है, चलो देखो अब हमारे तत्व तो दिए गए हैं बहुत सारे, 118 तक अभी हैं। तो उन तत्वों को लिखा किस तरीके से जाता है? इन चीज़ों के बारे में बताता कौन है कि इस तत्वों का नाम कैसे पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है? सामान्यतः नए तत्व के नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ता के नाम पर दिया जाता है। ये पहले डिसाइड किया गया था कि जो भी उस तत्व के बारे में खोज करेगा उस तत्व को उस वैज्ञानिक का नाम दिया जाएगा। इसे IUPAC द्वारा स्थापित किया गया था। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 10th में देख लिया आपने। तो ये IUPAC ने डिसाइड किया था कि जो भी वैज्ञानिक उस तत्व की खोज करेगा उस वैज्ञानिक के नाम पर उस तत्व का नाम रख दिया जाएगा। लेकिन एक बार एक किस्सा हो गया। क्या हुआ? कुछ तत्वों पर विवाद हो गए। एग्जाम्पल 104 नंबर का जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है उसकी खोज अमेरिका और रूस दोनों वैज्ञानिक ने किया था। दोनों वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से खोज कर रहे थे। तो अमेरिकी वैज्ञानिक था, उसने क्या नाम दे दिया? रुदरफोर्डियम। एंड सेम जो रूसी वैज्ञानिक था कुरशोटवियम। तो ये जो नाम दे दिया इन्होंने कुरशोटवियम। तो
इस पे विवाद हो गया कि अब इस तत्व का नाम क्या रखा जाए। तो इसके बाद से इन्होंने क्या बोला, इसलिए IUPAC ने सुझाव दिया और 1 से 9 इसलिए IUPAC ने सुझाव दिया और उन्होंने क्या बोला, 1 से 9 तक की संख्या के लिए संरचनात्मक मूल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि 1 से 9 जो हमारे नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से 9 होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम संरचनात्मक मूल का प्रयोग करेंगे। मतलब कि उन चीज़ों के लिए नाम दिया गया। देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक 100 के बाद में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। कौन से नियम है वो, अंत में पहले तो सारे जो तत्व रहेंगे उनके अंत में EM लगाया जाएगा। अंत में ENN वर्ड आएगा तो उसे हटा करके क्या कर देंगे, N को हटा करके हम क्या कर देंगे, EM लगा देंगे। सेम अगर अंत में हमारा बाय या ट्राई जैसा कोई भी वर्ड आता है तो उस चीज़ में I को हटा करके हम क्या लगा देंगे, EM लगा देंगे। ठीक है, आपकी जो NCERT की बुक है उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, देखो 101 था तो उसके लिए अननीलियम ये दिखाया गया था। 102 था उसके लिए अननिलबियम। 103 के लिए अननिलट्रियम, मतलब लास्ट में यम आना चाहिए। और जो 1 है 2 है इन सब के लिए और भी सारी चीज़ें हैं। पहले तो इसका कि 1 से 9 तक के हमारे तत्वों में इन 1 से 9 नंबर्स थे, उन नंबर्स को क्या कहा जाता था वो देखना है। तो वो देख लेते हैं हम। पहले यहाँ पे देख लो, जो 101 नंबर का तत्व है उसे क्या कहा गया, मेंडलियम। मेंडलिफ ने खोज की थी। 102 है नोबेलियम के नाम पर रखा गया। लॉरेंसियम 103, 104 रुदरफोर्डियम, डॉबेनियम। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो 107 है बोरियम। इस तरीके से कुछ जो तत्व थे उन वैज्ञानिकों के नाम पर रख दिया गया। लेकिन 100 जो तत्व थे, 100 नंबर से अधिक तत्वों के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पर 0 के लिए क्या दिया गया है नाम, नियम। जैसे हमारा 101 हो गया तो 0 होगा तो वहाँ पे नील पहला वर्ड। 1 के लिए क्या, अन। 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैग्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 को एन। ठीक है, इन्हें इस तरीके से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर तुम्हें 101 बोल दिया गया हो तो तुम उससे किस तरीके से लिखोगे। तो 1 के लिए क्या होगा, अन, तो अन हो गया। फिर नील, फिर बाद में हमारा वापस से 1 आया तो यहाँ पे अन, लास्ट में यम, अन नीलियम। इस तरीके से तुम्हें कितना करना है, 101 से लेकर के 120 जो तत्व हैं उनका नाम तुम्हें इसके आधार पर पूरा लिखना रहेगा। मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। थैंक यू।